নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু হ্যাশট্যাগৰ আজিৰ খণ্ডলৈ মানস প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিশেষকৈ হিন্দুত্বক লৈ বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে। তেখেতৰ কিছু মন্তব্য আছে যি মন্তব্যসমূহক বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে তেখেতৰ যিখিনি কাম সেইখিনিক বহুতেই আসলতে ভাল বুলিও কৈছে, একাংশই তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। গতিকে তেখেতৰ এই কথা এই কামখিনিক লৈ মানুহৰ মাজত বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে। আমি সেই প্ৰশ্নসমূহ তেখেতৰ ওচৰলৈ আজি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ प्रवीण तोगाड़िया। तोगाड़िया साहब, बहुत बहुत स्वागत है असम में। ऐसे पहली बार नहीं है कि आप असम में आए हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन पहली मर्तबा आपसे मिलने का अवसर मिला। तो कुछ सवाल थे, कुछ रोचक, कुछ तीखे जनता के सवाल आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल है कि डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया, जैसे हम जानते हैं कि आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और जैसे कि एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं अभी, तो आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ नारे लगाते हैं। आप काम कर रहे हैं और अभी राष्ट्रीय जो फील्ड है उसमें भी आप काफ़ी काम कर चुके हैं। तो अभी इस वक्त डॉक्टर तोगाड़िया कौन से कामों में जुड़े हुए हैं? लंबे समय तक राम मंदिर बनाने के अभियान जी, आंदोलन की शुरुआत से लेकर मंदिर बनने तक एक बहुत बड़ा समय उस काम में लगाया। जी, अब मैं हिंदू ही आगे का मिशन लेकर हिंदू ही आगे अर्थात समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, यह देश और देश का हिंदू दुनिया में सबसे समृद्ध, वी वेर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वी वेर कंट्रोलिंग वर्ल्ड ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, और आज वह देश में 17 करोड़ लोग भूखे से जाते हैं। लगभग 10 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। पिछले 20 वर्ष में 4 लाख किसानों ने गरीबी और कर्ज के कारण आत्महत्या की है। तो मैं अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, समृद्ध हिंदू मानी गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार और शिक्षा के साथ रोजगार, शिक्षा के साथ रोजगार, ये भारत के लिए नया विचार है। और महंगाई मुक्त गृहिणी, मैं ये बोल रहा हूँ उनका अर्थ है कि कभी राम मंदिर के लिए मैं आंदोलन करता था, आगे आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं के लिए मैं आंदोलन करता दिखाई दूंगा। और बेरोजगार युवाओं के लिए आंदोलन करना मानी क्या? केंद्र और राज्य सरकार सभी में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली है। मानी जॉब की जगह है, काम है, बजट में पैसे हैं, सरकार रिक्रूट ही नहीं कर रही है, आउटसोर्सिंग से सरकार चला रही है। मैं जब कहता हूं युवाओं के लिए रोजगार, तो ये देश में डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है। किसका? जीडीपी का। 1% जीडीपी बढ़ती है तो 1 करोड़ रोजगार बढ़ने चाहिए, वह नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनको जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे। जीडीपी बढ़ रही है, सरकार का टैक्स बढ़ रहा है, जॉब नहीं बढ़ रही है, तो ये देश में कौन आवाज उठाएगा कि जॉब प्लस ग्रोथ करो? ग्रोथ नहीं चाहिए नहीं कहूंगा, आज जॉब लेस ग्रोथ है, जॉब प्लस ग्रोथ की इकोनॉमी। अर्थात आगे आने वाले समय में यह मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, और उठाना मानी कल्पना नहीं है, मैंने इसके लिए 15 संगठन शुरू किए हैं। उदाहरण के नाते यह देश स्वस्थ लोगों का देश था,
आज ये देश में आउट ऑफ 4 1 इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, 4 में से 1 मरीज है। और अचानक किसी के घर में हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी की बीमारी आती है, पैसे नहीं है, कर्ज लेते हैं। हर वर्ष 1 करोड़ ऐसे परिवार है अचानक बीमारी के कारण कर्ज लेने से, पिछले वर्ष वो परिवार कर्ज वाला नहीं था, आज कर्ज युक्त हो गया है। कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? कौन उठा रहा है? इसके लिए मेरा संगठन का नाम है इंडिया हेल्थलाइन। और ये छोटा संगठन नहीं है, यह संगठन के साथ 10,000 स्पेशलिस्ट MSMD डॉक्टर है, मोर देन 10,000। तो मैंने कहा अब तो हिंदू ही आगे, हिंदू ही आगे मानी समृद्ध हिंदू। समृद्ध हिंदू में स्वास्थ्य की आवाज कौन उठाएगा? जॉब प्लस इकोनॉमी की आवाज कौन उठाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देती है। यह देश में लाखों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। कौन आवाज उठाएगा? यह आवाज उठाने का काम हम करेंगे। आवाज उठानी तो उसके लिए संगठन चाहिए, रचना चाहिए। हमने उसके लिए संगठन खड़ा किया है। दूसरा हमारा हिंदू ही आगे में लक्ष्य है, सुरक्षित हिंदू। मेरा स्पष्ट मत है कि यह देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू खतरे में है। आप पूछेंगे क्यों? क्या कश्मीर में टारगेट किलिंग रुका है हिंदुओं का? क्या कश्मीर के हिंदुओं के उनके घर में बसा पाए? क्या राजस्थान में कन्हैया का हुआ, सर तन से कट गया? दिल्ली में जहां सरकार है वहां श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। हर्ष में, कर्नाटक में हर्ष प्रवीण नेतारू को मारा गया। गुजरात जैसे गुजरात में मारा गया, धंधुका में। तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि देश में हिंदू खतरे में है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू ही आगे का दूसरा लक्ष्य है सुरक्षित। सुरक्षित हर हिंदू, हर परिवार, हर गांव, हिंदू समाज, सुरक्षित हिंदू आज हजारों वर्षों के बाद। प्रवीण जी, आपने इस मुद्दे पे भी बात उठाया था कि आपने कहा था कि हिंदू सुरक्षित नहीं था, सुरक्षित नहीं है। लेकिन 140 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ की हिंदू आबादी है, उसके बाद भी असुरक्षित कैसे हो सकते हैं हिंदू? यही तो मेरा प्रश्न है। दुनिया का एक देश बताओ, देयर आर 188 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिस देश में मेजोरिटी असुरक्षित है। एक देश में नहीं। ये देश में हिंदू मेजोरिटी में है, 78%। तो श्रद्धा के 35 टुकड़े क्यों हुए? कन्हैया का तन से सर क्यों जुदा हुआ? कर्नाटक में प्रवीण नेतारू हर्ष की हत्या क्यों हुई? गुजरात में किशन भरवाड़ की क्यों हुई? महाराष्ट्र में क्यों मारा गया उमेश कोल्हे? कश्मीर घाटी में टारगेटिंग क्यों हो रहा है? बहुत कहते हैं कि वो सब कोइंसिडेंस है। आपको उनके सैकड़ों उदाहरण यूपी से लेकर बिहार तक दे सकता हूं। मेरा कहना है कि हिंदू मेजोरिटी में है, फिर भी असुरक्षित है, और धीरे धीरे हिंदू की मेजोरिटी कम हो रही है, हिंदू अल्पसंख्यक होने जा रहा है। तब किसी भी हिंदू का घर नहीं बचेगा। उनमें से हिंदुओं को बचाना ये मेरा काम है। किससे हिंदू को बचाना पड़ेगा? ये देश में हिंदुओं को खतरा है जिहादी मुसलमानों से। मैंने जितनी घटनाएं, कश्मीर घाटी में हिंदू को किसने मारकर भगाया, उसका नाम मुसलमान है। और एक मुसलमान बताओ कश्मीर घाटी में जब लाखों हिंदुओं को मारकर भगाए थे, बचाने निकला था क्या? लोग कहते हैं अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान। कश्मीर घाटी में एक अच्छा मुसलमान मुझे बताओ, लाखों हिंदुओं को मारकर भगाया, उनको बचाने निकला हो। ये देश के हिंदुओं को खतरा था इस्लाम से। उनके कारण काशी मथुरा ये देश टूटा है, 10 लाख लोगों की कत्ल हुई है, और आज भी खतरा उनसे है। आसाम ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा उनके कारण। मुसलमानों से खतरा 2 प्रकार से है। एक, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। हम कानून से मुसलमानों की जनसंख्या भारत में बढ़ने नहीं देंगे, हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे।
दूसरा खतरा है 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों का। यह देश की सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जिम्मेदारी है कि विदेश से इलीगल कोई नागरिक आया तो मारकर भगाए। यहां तो 3 करोड़ बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट मुस्लिम आए हैं, क्यों नहीं भगा रहे हो? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार की। यह बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुसलमानों की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया, आपका घर भी नहीं बचेगा, आपका भी नहीं बचेगा, यहां के सीएम का घर भी नहीं बचेगा। ममता बनर्जी के पुरखे कहां थे? आज के बांग्लादेश में क्यों नहीं बांग्लादेश में रहे? मनमोहन सिंह के पुरखे कहां थे प्राइम मिनिस्टर के? आज के पाकिस्तान में थे। आई के गुजरात प्राइम मिनिस्टर के पुरखे कहां थे? लाल कृष्ण आडवाणी के पुरखे कहां थे? मैं पूछ रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी, आई के गुजराल, ममता बनर्जी, मनमोहन सिंह पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं रहे? क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटी हो गया था, और हिंदू माइनॉरिटी आसाम में हो जाएगा तो हेमंता बिश्व शर्मा का परिवार यहां बच पाएगा क्या? नहीं बचेगा। आंख मुंद कर क्यों सब बैठे हैं? हिंदुओं को खतरा है, मुसलमानों से है, मुसलमानों से है, उनकी जनसंख्या से है, उनकी जिहादी एटीट्यूड से है। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए, वरना यह देश में हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे। यह देश में सिविल वॉर खड़ा होगा। सिविल वॉर हम नहीं करेंगे। ये 47 में देश तोड़ने वाले, कश्मीर में हिंदुओं को भगाने वाले सिविल वॉर करेंगे, और जब सिविल वॉर होगा तो आसाम के, भारत के हर गांव में होगा। हर गांव में पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब फूटने वाला है। ठीक है, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और लगभग 14 साल आप इस प्रोफेशन में एक्टिवली थे। उसके बाद आप बचपन से ही आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा यू टर्न कब हुआ, और या कैसी घटना हुई जिससे आपको ये लगा कि आपको उस प्रोफेशन से निकलकर हिंदुओं के लिए ऐसे आवाज़ उठाना होगा? मैं गुजरात के, जहाँ सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ के नज़दीक के क्षेत्र के रहने वाले किसान का बेटा हूँ जी। मेरे खेतों में गिर की गाय भी है, और मेरे खेतों में लाइन आज भी घूमते हैं। तो मैं 10 साल की उम्र में, मेरे गांव में 4 कक्षा तक की स्कूल थी। 10 साल की उम्र में 4th स्टैंडर्ड पूरा किया गुजराती माध्यम में। फिर मैं डॉक्टर बनने के लिए अहमदाबाद आ गया जी। और अहमदाबाद आकर मैं डॉक्टर बना, MBBS, MS, कैंसर सर्जरी, और मैं 40 साल पहले कैंसर का सर्जन बना जी। तब पूरे देश में 8-10 ही कैंसर के सर्जन थे जी। मेरा जीवन का लगभग 15-17 साल मेडिकल डॉक्टरी के साथ रहा। मैंने 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन, बड़ी बड़ी सर्जरी, पूरा जबड़ा निकाल देना, फेफड़ा निकाल देना, जिसमें 8-10 घंटे लगते थे, ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरी की। और उसी दौरान छुटपुट घटनाएं होती थी गुजरात में। पर 1990 में जब कश्मीर के 4 लाख हिंदुओं को मारकर भगा दिया, तो एक सोचने वाले इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान व्यक्ति के नाते मेरे मन में प्रश्न हुआ कि 4 लाख लोगों का गुनाह क्या था। ध्यान में आया कि तो गुनाह था ही नहीं। तो गुनाह नहीं था तो उनके घरों से मारकर भगाया क्यों? भगाने वाले कौन हैं? उन्होंने सिर्फ भारत में किया ऐसा, या दुनिया में किया? आज किया या पहले किया? उनमें से मैंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया। गहन मानी में कहना, कुरान का अध्ययन किया, हदीस का किया जी। मोहम्मद पैगंबर के बारे में अधिकृत पुस्तक, उनका विरोध करने वाली नहीं, एकेडमिकल, ब्रिटिश हिस्टोरियन मार्गोलिथ, मुइर, बड़े बड़े लोगों ने लिखी हुई पुस्तक पढ़ी। फिर मक्का में हिंदू और बौद्ध थे, उनका क्या हुआ, उनके साथ इस्लाम ने क्या व्यवहार किया, मदीना में क्या किया।
मलेशिया से लेकर भारत से लेकर स्पेन तक क्या हुआ। पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ गया कि मक्का, मदीना, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कस्तान में मेरे ही पुरखे हिंदू के नाते रूल करते थे। मैं सीधा इराक, ईरान, मक्का, मदीना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान की हिंदू एंसेस्ट्री से हूँ। मेरे टाइटल का एरिया ताशकंद के पास आज भी है, ताशकंद के पास। तो ध्यान में आया कि 14 शताब्दी में किसी भी गैर मुस्लिम को मेजॉरिटी में और राज्य आने के बाद उन्होंने जिन्हें नहीं दिया जी न मदीना, न मक्का, न अरबस्तान, जी न भारत। फिर मैंने अध्ययन किया, 1871 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। तब देश में हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे। हर 10 साल में जनगणना होती है। मैं 100 साल की जनगणना 1871 से 1971, हिंदू कितने घटे, मुसलमान कितने बढ़े, फिर अगले 100 वर्ष में उसी रेट में क्या होगा। मैं 1990 में निष्कर्ष पर निकला कि अगले 100 वर्ष में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो जाएगा। और मदीना से लेकर, मक्का से लेकर, मलेशिया से लेकर, स्पेन से लेकर भारत तक मुस्लिम मेजॉरिटी और शासन आने के बाद गैर मुस्लिमों का क्या हुआ। वह क्रिश्चियन होंगे, बौद्ध होंगे, यहूदी होंगे, पारसी होंगे या हिंदू होंगे, उनका मैंने अध्ययन किया था। मेरा एक ही निष्कर्ष था कि मुस्लिम मेजॉरिटी और मुस्लिम राज्य आने के बाद गैर मुस्लिमों को देश छोड़कर भागना पड़ता है या कत्ल होती है। तो 100 साल के बाद भारत में भी यही होने वाला है। अहमद शाह अब्दाली, हक्कानी, यही मेरे ही मुस्लिम बने हिस्सा है। मानी मेरे पुरखे वहाँ हिंदू के नाते प्री इस्लामिक थे। हमने फैसला कर लिया कि डॉक्टर तो बहुत है, देश में 5 लाख मेरे जैसे डॉक्टर से कैंसर सर्जन नहीं होंगे, MBBS तो है ही। तो एक डॉक्टर ने डॉक्टरी बंद कर दी तो क्या होगा। हमने न MLA बनने का, न MP बनने का, न CM बनने का, न PM बनने का कोई सपना नहीं देखा। हमने हिंदुओं की रक्षा करके गौरव वापस लेना में अपना जीवन लगाने का तय किया। टर्निंग पॉइंट कश्मीर था। जरूर इसके पहले छुटपुट घटनाएं, अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा पर हमला, ये सब हो रहा था। पर यह घटना के बाद हमने फैसला किया, अपने सपनों का हिंदू गुजरात हमने बनाना शुरू किया जो आज दिखाई देता है। उनका आर्किटेक्ट और प्लानर मैं ही रहा हूँ। तब मेरी उम्र 30 साल थी। 30 साल की उम्र में बड़े बड़े घर बनाना, करोड़ों रुपया कमाना, ये सपने देखते हम कमा भी रहे थे। हमने अस्पताल भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया। मैं 25 साल से मेरे घर नहीं गया हूँ। अच्छा। अस्पताल गरीबों के लिए चैरिटेबल बना दी। ICU है, वेंटिलेटर है, 25 कंसल्टेंट डॉक्टर आते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए है। 1 रुपया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतने वर्षों में एक शहर में 2 रात नहीं सोया हूँ। कोई मीटिंग है तब 2 रात छोड़ दिया जाए। मैं मेरा दिसंबर का एक प्रवास करता हूँ, बताता हूँ। ये दिसंबर का नहीं, मेरा 25 साल का है। मैं 60 दिसंबर को विमान से देहरादून उतरा। 11 बजे देहरादून सभा की, 5 बजे हरिद्वार सभा की, शाम को रुड़की में सभा की। फिर वहाँ से 200 किलोमीटर नैनीताल के नज़दीक रामपुर, जहाँ कॉर्बेट पार्क है, वहाँ रुका। फिर 2 दिन सभाएं उत्तराखंड में करके मैं बरेली में निकला। और फिर कार से मैं टोटल 25 दिन 32 जिले, 3603 किलोमीटर, 173 उत्तर प्रदेश में पब्लिक सभाएं, ये मेरा 25 साल का क्रम है। ये 25 दिन का नहीं, 25 साल का। हिंदुओं को जगाओ, संगठित करो,
25-50-100 साल के बाद आने वाली चुनौतियों के सामने जगाओ, उनकी समृद्धि, उनके गौरव के लिए काम करो। इसलिए मैं एमएलए एमपी सीएम पीएम बनने न निकला था। मैंने बहुत लोगों को भगवान की कृपा से बनाए वह आज भी है, पर मैं तो हिंदुओं का गौरव के लिए ही निकला। अभी डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया एक्टिव पॉलिटिक्स में है कि नहीं है? यदि आप कहो कि चुनाव लड़ना एक्टिव पॉलिटिक्स की व्याख्या, तो बिल्कुल नहीं। परंतु देश की राजनीति कैसी हो, सरकारें कैसी हो, हिंदू हित के लिए काम कर रही है क्या, नहीं कर रहे तो कैसे परिवर्तन लाया जाए, तो इस काम में मैं पहले से था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। यह देश में मुगल राज्य करे, अंग्रेज राज्य करे, वह तो हमारे पुरखों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। कि देश में हिंदू द्रोही शासन करके हिंदू खत्म हो जाए ऐसा प्रयास करे, ऐसा कोई प्रयास किसी भी दल के द्वारा भारत में हम सफल नहीं होने देंगे। अभी अगर पॉलिटिक्स की बात छेड़ी है तो 2014 की बात हम करते हैं, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ते में आए, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के सरकार आने के बाद देश में कैसा बदलाव आए हैं, और बदलाव आए हैं कि नहीं आए हैं? देश में थोड़ा बदलाव तो आया है। धारा 370 हटी है, जो कठिन काम है। देश में बड़ी बड़ी सड़कें, एयरपोर्ट, वो एक दिशा देश में दिखाई दी है। इसलिए कुछ मात्रा में देश में परिवर्तन जरूर आया है। कुछ बातें होनी चाहिए वह नहीं भी हुई है। उदाहरण के नाते कश्मीर के हिंदुओं को अपने घर में बसा पाए, सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या 3 करोड़ बांग्लादेशियों से भारत को मुक्त कर पाए सरकार? जी, वादा किया था ना। आसाम में 1 करोड़ बांग्लादेशियों में से कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा? देश की ग्रोथ चल रही है, बढ़ रही है। जॉब कहाँ बढ़ रही है? हम चाहते हैं कि जॉब प्लस ग्रोथ हो। अभी आंकड़े आए हैं, देश में 50% की आमदनी 61,000 से ज्यादा है पर मंथ, और 50% की आमदनी प्रति महीने 5,000 से कम है। 5,000 से कम है, तो अंतर बहुत ज्यादा है दोनों तो में। 50% हमें दिखाई देता है 61,000 वाला। ये 50% मानी 70 करोड़। 5,000 में क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या दवाई करेगा? आप भी समझिए ना, दूल फल सब्जी भी नहीं आती है 5,000 में। तो पहले से परिवर्तन तो जरूर आया है। मुझे लगता है कि और, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के जो स्लोगन दिए थे उन्होंने चुनाव के दौरान, पहले ही 2014 में, उसके बाद 16 में, तो वो नतीजे आए हैं अभी तक, या सरकार के कदम थोड़े लड़खड़ा है इस बारे में? 2 काम होंगे। कश्मीर के हिंदू सभी अपने घरों में जाएंगे, और 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत से जाएंगे, तो मानेंगे कि हिंदुत्व की दिशा में एक अच्छा कदम गया है। धारा 370 हटाना वह एक अच्छा कदम था, पर वह एक ही कदम था। एक कदम से कई किलोमीटर तो हम नहीं जा सकते हैं।
अभी असम के सारे लोग जानते हैं कि जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी असम में आए थे चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा था कि 14 मई के बाद सबको बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा बांग्लादेश वापस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको इस विषय में क्या लगता है? वो एक राजनीति था सिर्फ? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनको ही पूछना चाहिए। पर मेरा स्पष्ट मानना है कि पूरे देश और असम में जनसंख्या नियंत्रण का कानून करके मुसलमानों की ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं लगाया और एक आधा करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको यहाँ से नहीं हटाया, तो आसाम में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा, अल्पसंख्यक, एक भी हिंदू का घर नहीं बचेगा। जैसे मनमोहन सिंह और अडवाणी जी को पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आना पड़ा, हेमंता बिस्वा शर्मा के बेटा बेटियों को यहाँ से गुजरात आना पड़ेगा। यह नहीं है तो तुरंत जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। कैसे कानून बने? आज कानून बना और जिनके घर में 2 बच्चे हैं और कानून बनने के 1 वर्ष के बाद उनके घर में और बच्चे का जन्म हुआ, उनको सरकारी अन्न नहीं दिया जाए, उनको सरकारी हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थाओं में कोई फ्री सेवा नहीं, उनको बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, इसके बाद भी नहीं रुकते हैं तो उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। यदि हम चाहते हैं कि आसाम में हमारे बेटे और पोता पोती रहे, यह करना ही होगा। दूसरा कदम घुसपैठियों को हटाने डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं हो पाएगा। एनआरसी पब्लिश हुई, बांग्लादेशी मुसलमानों ने गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर 44 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम असम के नागरिक बन गए। आप कैसे करोगे? तो मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं। उनका नाम है डीएनए टेस्ट। एक लड़का और 2 पुरुषों ने क्लेम किया कि वो मेरा बेटा है, तो कोर्ट क्या करती है? क्लेम करने वाले दोनों पुरुषों का डीएनए करती है, लड़के का करती है। जिनका बाप है उनसे उनका डीएनए मैच होता है। तो मेरा सुझाव है कि आसाम के मुसलमान कहते हैं कि हम बांग्लादेशी नहीं, हम असमिया हैं, ओके। तो 1951 में जो चुनाव हुआ तब जिन्होंने वोट डाला वो वोटर लिस्ट आज भी उपलब्ध है। वो वोटर लिस्ट में जो वोट डालने वाले मुसलमान थे, शायद वो नहीं रहे होंगे, उनके बेटा पोता पोतिया होगी, उनका लिस्ट बनाया जाए, पब्लिश किया जाए और सभी आसाम के मुसलमानों को कहा जाए कि 51 में जिन्होंने वोट डाले उनके बेटा पोता पोतिया है, उनमें से आपके कजिन ब्रदर सिस्टर कौन है, फॉर्म भर के दे दो, फिर उनका डीएनए टेस्ट और आपका टेस्ट होगा। जो रियल कजिन ब्रदर होंगे, डीएनए मैच होगा, आपको परमानेंट भारत की नागरिकता का स्पेशल सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। मैं बता दूं, आज जो 32% मुसलमान है ना, उनमें से 5 या 7% बचेंगे, 25% बांग्लादेशी मुसलमान निकल आएंगे। परिणाम यह होगा कि धुबरी में 82% मुसलमान हैं। 2024 के चुनाव में यदि ये टेस्ट करके डीएनए में मैच नहीं होने वाले वालों को आइसोलेशन कैंप में देकर भारत की नागरिकता छीन ली, तो धुबरी में वोट डालने वाले मुसलमानों की संख्या 30% से कम हो जाएगी। लेकिन प्रवीण जी, ये क्या धुबरी का प्रैक्टिकली संभव होगा? एमपी हिंदू होगा। मैं 100% श्योर, जिसमें गलती का स्कोप नहीं है, वो डीएनए टेस्ट की बात करता हूं। और आज के युग में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में डीएनए लैब लगा दी, 6 महीने में काम पूरा होगा। और जब डीएनए की बात करोगे तो जिनके पुरखे यहाँ नहीं थे वो फॉर्म ही नहीं भरेगा। जो फॉर्म नहीं भरेगा अपने आप आइसोलेशन कैंप में चला जाएगा। मैं इस मुद्दे पर सितंबर तक व्यापक आसाम में घरों घरों में जाकर जनजागरण करने वाला, दोनों मुद्दे पर लोगों को समझाने वाला हूं कि आप सुरक्षित हो,
आपका पोता पोती आसाम में सुरक्षित नहीं रहेगा। ये दो काम किया तो बच जाओगे, इसलिए मन बनाओ। मैं सितंबर तक आसाम के हर गांव, हर हिंदुओं को जाकर ये समझाने का प्लानिंग आज मैंने कर लिया है, और सितंबर के बाद बैठकर सोचेंगे। मेरा विश्वास है मोदी जी, अमित भाई और हिमंता बिस्वा शर्मा तीनों ये 2 मैंने सुझाव दिया है, उनका तत्काल अमल करके कम से कम उनको आसाम छोड़ना न पड़े, उनके वंशजों को ये स्थिति नहीं खड़ी करेंगे। अब आपने जिस बारे में बात किया है, आपको पता है कि असम की जनसंख्या पैटर्न कैसी है, तो आपको लगता है कि इस सॉल्यूशन से असम की प्रॉब्लम का कोई हल निकलेगा? तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपने जैसे डीएनए टेस्ट अनाउंस करके फॉर्म भरने के लिए कहा, तो मुसलमान को पता है कि वो बांग्लादेशी असमिया है, बांग्लादेशी फॉर्म तक नहीं भरेगा। आपको विदाउट टेस्ट 80%, और आपने 2 महीने का समय दिया, 2 महीने में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और फॉर्म भरते हैं उनका मुफ्त में सरकार टेस्ट करे, मैच होता है उसको नागरिकता दी जाए, नहीं होता उनको आइसोलेशन कैंप में, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि आप 51 के साथ हैं। मैं 51 के साथ ही हूँ। मैं 51 से 71 के बाद बीच में बांग्लादेश से आए लाखों मुसलमानों को आसाम की धरती पर रहने देना नहीं चाहता हूँ। भाई नागरिकता 51 से है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से, तो 1950 से 71 में आए इलीगल मुसलमान को भारत की नागरिकता देने का कौन सा कानून है मुझे बताओ? अंडर विच लॉ गवर्नमेंट इज गिविंग ए सिटीजन to Bangladesh Muslim who has migrated illegally between 51 to 71, उनको नागरिकता देने का कौन सा संविधान और कानून है? माननीय सरकार बताए। है ही नहीं, आप तो इलीगल काम कर रहे हो। 71 की बात एब्सोल्युटली इलीगल है। देश का सिटीजन एक्ट कहता है जो भारत का सिटीजन नहीं है, इलीगल आया है, उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट करो। दिस इज ए सिटीजन एक्ट। सिटीजन एक्ट में एक ही अमेंडमेंट अभी हुआ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान से हिंदू वहां से अंडर ड्यूरेस आया है तो उनको नागरिकता दी जाए, पर इट इज ओनली फॉर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। अब मुझे बताओ 51 से 71 के बीच बांग्लादेश से इलीगल मुसलमान आए हैं, अंडर विच लॉ इंडियन गवर्नमेंट विल गिव देम सिटीजनशिप? बताओ ना। लेकिन प्रवीण जी, अभी देखा जा रहा है कि सरकार हो या फिर संगठन हो, सब 71 में लगे हुए हैं, सब 71 में। मेरा कहना है लगे हैं, पर एक चीज है, अंडर विच लॉ 51 से 71 के बीच बांग्लादेश से आए मुसलमान को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, वो लॉ बताओ। अंडर सिटीजन एक्ट दे कैन नॉट बी गिवन। बात क्लियर है, इसलिए 51 को ही आधार लेना पड़ेगा। या तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे तो 71 की हवा निकल जाएगी। ऐसा चर्चा भी है कि बीजेपी, असम की बीजेपी सरकार अभी AIUDF के साथ मिलकर काम कर रही है। आपको कैसा लग रहा है? हिमंता बिस्वा शर्मा कैसा काम कर रहे हैं अभी? अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों काम वह कर सकते हैं। और मैंने कहा है कि बहुत CM PM आ गए, याद तक नहीं है। इतने सैका के बाद लाचित बरफुकान को हम नहीं भूल पाए हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ये दोनों काम कर दे तो लाचित बरफुकान 2 बनने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा, और युगों युगों तक आसाम की जनता उनको याद करेगी। कुर्सी पर बैठे रहना यह जीवन का लक्ष्य है, या कुर्सी में बैठने का मौका मिला है तो कुर्सी टिके या न टिके, हिंदुओं का गौरव बढ़ाना वह लक्ष्य है, वो फैसला करना चाहिए। और हमारा आदर्श तो लाचित बरफुकान है।
लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमंत विश्व शर्मा पहले हिंदुत्व की बात नहीं करते थे, लेकिन जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से वो हिंदुत्व के नारे लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स या उसका रियलाइजेशन, उनका रियलाइजेशन है? पहली बात, सीएम नहीं बने थे तब उस बात में करने का अधिकार कम था। अब जब उनके हाथ में करने का अधिकार है तब हिंदुत्व की बात करते हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात कौन सी है? जब अधिकार नहीं था तब बात नहीं की, अधिकार है तो हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छी बात है। असम की पॉपुलेशन पैटर्न अगर आप देखें तो जब हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी अभी मेजॉरिटी है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है और इसी के लिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एजुकेशन ये सब एक पैरामीटर हो सकता है? ये सब हम्बग है, सब हम्बग है। देश में एक राज्य केरल ऐसा है जिस केरल में मुस्लिमों का एजुकेशन हिंदुओं से ज़्यादा है। मैं एकदम ऑफिशियल सेंसस के आंकड़े के आधार पर बता रहा हूँ। तो यदि मुसलमान हिंदू से केरल में ज़्यादा एजुकेटेड है तो मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं के बच्चे से कम होना चाहिए। इसलिए उनके दो क्राइटेरिया मेडिकली, एक को ट्यूबेक्टोमी कहते, एक को वेजेक्टोमी कहते। ट्यूबेक्टोमी मानी 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, इसलिए महिला जो ऑपरेशन करवाते हैं इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो इसलिए पुरुष जो ऑपरेशन करते हैं उसको वेजेक्टोमी कहते हैं। वजह की बात है, केरल में मुस्लिमों का एजुकेशन हिंदुओं से ज़्यादा है और केरल में मुस्लिम महिला और स्त्री के वेजेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी का रेट हिंदुओं से कम है। अच्छा, मैं एकदम ऑफिशियली ऑथेंटिक फिगर जिनका मैंने अध्ययन किया है, उनका अर्थ है बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको शिक्षा दोगे तो वह शिक्षा से जिहाद करेगा, कंप्यूटर सिखाओगे तो वह ड्रोन से जिहाद करेगा, विमान सिखाओगे, पायलट बनाओगे तो विमान से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करेगा, उनको कुछ नहीं सिखाओगे पत्थर से जिहाद करेगा। इसलिए उनके शिक्षा में जिहाद है और उनकी शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। वही रोग का मूल है। आप रोग नहीं दूर करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, मूल तो जिहाद की शिक्षा में है। लेकिन ऐसा भी एक दावा है कि जैसे कि यहाँ पे अजमल साहब या ओवैसी साहब, ये लोग कहते हैं कि आप लोग डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आप लोग बंटवारा कर रहे हैं जिससे कि दंगा हो। अजमल साहब ने तो खुद ही कहा था। उन्होंने क्या कहा उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। मुझे ये कहना है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या से हिंदू को खतरा है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून कराओ, मुसलमान कानून का पालन करे, नहीं करे तो उनको सजा का जेल में भेजने का प्रावधान करो। असम के मुख्यमंत्री से भी उसने कहा था कि आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, अच्छा है। उन्होंने सुझाव दिया था चीफ मिनिस्टर को। नहीं, ऐसा है, जो 1400 साल से पैदा हुआ है उनको करोड़ों वर्षों से पैदा हुए के वंशज हेमंता बिश्व शर्मा को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी समझ भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना वो हम कर लेंगे। वह लाचित बरफुकान ने हमें सिखाया है। देश में कौन सा कानून होना चाहिए ये तय करने का तो हमारा अधिकार है, हमारी मेजॉरिटी है। हम कानून बनाएंगे, बनाकर रखेंगे और कानून का पालन नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी जेल में भेज देंगे। प्रवीण जी, कानून के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम इस बारे में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई, ठोस कदम आज नहीं दिखाई देते, सच है, पर आसाम के घरों में, गांवों में जाकर हिंदुओं को समझाएंगे फिर तो ठोस कदम आने ही हैं, आएंगे, लाना ही पड़ेगा। आपके सामने ही काफ़ी सरकार आई, काफ़ी सरकार गई, आपके सामने ही कई प्रधानमंत्री बने, कई नहीं बने, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाजपेयी सरकार में और मोदी सरकार में क्या अंतर है? ऐसा है, दो व्यक्ति, दो सरकार, उनकी तुलना करना उचित नहीं। हर एक व्यक्ति, हर एक सरकार अपनी सामने की परिस्थिति और कालखंड के संदर्भ में व्यवहार करता है।
तो उनका मूल्यांकन वह कालखंड के संदर्भ में करना चाहिए। कालखंड से बाह्य तुलना किसी को भी अन्याय करेगी, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। अभी मुगल की बात आपने की थी, तो मुगल के बारे में, मुगल के इतिहास के बारे में अभी एनसीईआरटी ने वो सिलेबस से हटा दिया है। यह मानना है कि मुगल के बारे में पढ़ना नहीं चाहिए, और काफ़ी ऐसे एमपीज़ भी हैं, एमएलएज़ भी हैं जिनका ये कहना है कि कोई स्कल्पचर भी नहीं रहना चाहिए, ताजमहल भी तोड़ देना चाहिए, वहाँ पे शिव मंदिर बनाना चाहिए। इसका कोई खास वजह रहा है? एनसीईआरटी की बात करो, देश का इतिहास पढ़ाना ही चाहिए, पर इतिहास हमारे गौरव का, हमारे संघर्ष का, हाँ कुछ हमारे पराजय का इतिहास भी बोधपाठ लेने के लिए पढ़ाना चाहिए। पर यह देश में औरंगजेब का महिमा मंडन होगा और एनसीईआरटी में लाचित बरफुकान का महिमा मंडन नहीं होगा, कैसे चलेगा? ये भूमि के लिए तो लाचित बरफुकान लड़ा था और रक्षा की थी। तो मुझे बताओ, पूरे देश में महिमा मंडन औरंगजेब का होगा या लाचित बरफुकान का होगा? औरंगजेब का होगा या शिवाजी का होगा, अकबर का होगा या महाराणा प्रताप का? इतिहास सिखाने का मेरा विरोध नहीं, सिखाओ ताकि हमारी पीढ़ियों को पता चले, गलती नहीं करना। पर महिमा मंडन किसका करेंगे? गुजरात में जाकर पूछो कितने लोग लाचित बरफुकान को जानते हैं? महाराष्ट्र में जाकर पूछो कितने लोग लाचित बरफुकान को जानते हैं? और भारत का एकमात्र राज्य आसाम था जहां मुगल या मुसलमानों ने कभी राज्य नहीं किया, और उनका राज्य करने का अरमान मिट्टी में मिलाने का महानायक का नाम लाचित बरफुकान था। गुजरात पर भी राज्य हुआ, महाराष्ट्र पर भी हुआ, राजपुताना यूपी बिहार पर हुआ, आसाम पर नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, एनसीईआरटी में पूरे देश के बच्चों को लाचित बरफुकान क्यों नहीं सिखाया जाए? नहीं सिखाया जा रहा है। यह बदल एनसीईआरटी में होना ही चाहिए। विरोध करने वाले पाकिस्तान चले जाए, उनकी भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं। अब ऐसे भी चर्चा है कि काफ़ी मर्तबा आपके बयान विवादित रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके इन बयानों से यहाँ के जो पुराने मुसलमान हैं उनको ठेस पहुँचती होगी? जब मेरा सोमनाथ का मंदिर टूटा था, काशी मथुरा अयोध्या टूटा था, देश के टुकड़े हुए थे, कश्मीर घाटी के हिंदुओं को मारकर भगाया, तब हिंदुओं को ठेस पहुंची है, उनकी कौन से मुसलमान ने चिंता की थी? मैं उनको ठेस पहुंचे आनंद, उनकी क्यों चिंता करूं? मेरा क्या लेना देना है? ये देश में लाखों की कत्ल कर दी, हजारों मंदिर तोड़ दिए, गाय आज भी काट रहे हैं। क्या हिंदू भावना को ठेस पहुंचने की उनको पड़ी है क्या? उनको नहीं पड़ी है, मुझे भी नहीं पड़ी है। मैं देश की हिंदू मेजॉरिटी की जनभावना को लोकतांत्रिक पद्धति से जगाकर लोकतांत्रिक बहुमति से देश में हिंदू सुप्रीमेसी का शासन खड़ा करवाऊंगा, और उसमें उनको मजबूरी से रहना होगा। इस डेफिनेशन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है आपके हिसाब से वो क्या है? हिंदुत्व की डेफिनेशन यह है कि हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सभी हिंदू आर्थिक दृष्टि से खुशी रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हिंदुत्व की डेफिनेशन हिंदू सुरक्षित रहे। जब सुरक्षित रहे उसका अर्थ सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है उनका अर्थ किसी से खतरा है। किससे खतरा है मैंने बता दिया, बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या से, बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों से और इस्लामिक कट्टरता से। ये तीनों से हमें खतरा है। तीनों से खतरा है तो लोकतांत्रिक पद्धति से, कानून से तीनों को नियंत्रण में करने का बहुसंख्यक समाज को अधिकार है। अधिकार का हम प्रयोग करेंगे। ये मेरा हिंदुत्व है। मेरे हिंदुत्व में हिंदू समृद्ध होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, सम्मान युक्त होना चाहिए, और एक भी हिंदू को खतरा नहीं होना चाहिए। आज उनसे हमें खतरा है, वह खतरा मुक्त हिंदू मैं देश में बनाना चाहता हूं। अब जो हिंदू आबादी है हमारे देश में, आपको लगता है कि आपकी इस आइडियोलॉजी में सबका समर्थन होगा? मेरा समर्थन नहीं होता तो दिल्ली में सरकार कैसे आती, कहाँ से आती?
ये सरकार लाने में मेरा भी कोई रोल है, वह तो स्वीकार करोगे या नहीं? देश के करोड़ों हिंदुओं को जगाने का काम किया है। यदि देश के हिंदुओं का मुझे समर्थन नहीं होता तो ये देश में इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन कहाँ से होता? यह सत्ता परिवर्तन के मूल में विचार में से एक तो प्रवीण तोगड़िया रहा है। देश का हिंदू मेरे साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं आसाम में इतनी, कल बिजनी में जाकर आया, मैं नलगांव में जाकर आया, वहाँ पहले बोगाई गांव में गया था, धुबरी में गया था। क्यों मेरी सभा में लोग आ रहे हैं? मैं तो ना सीएम हूँ ना पीएम हूँ, कुछ दे नहीं सकता हूँ। क्यों आ रहे हैं? और यानी पूरे देश में आ रहे। देश का हिंदू मेरे साथ था, है, और देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करना ही होगा। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत अभी विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, तो इससे भारत को समस्या होगा कि इससे कुछ अच्छा होगा? आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके आधार पर भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2 हो गया है। 2 मानी हम 2, हमारे 2, पर किसका? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई मिलकर। उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4 है, 2 पति पत्नी, बच्चे 2.5। हिंदुओं का पॉपुलेशन ग्रोथ 1.8, 1.25 है, हम 2, हमारे 1.25। तो हिंदुओं की जनसंख्या घटने का क्रम शुरू हो गया है। तो जनसंख्या बढ़ी तब हम 142 करोड़ हुए ना। तो किसकी बढ़ रही है? हमारी तो हिंदू की बढ़ी नहीं रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। इसलिए भारत दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या देश बना। यह भारत मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनने की दिशा में जा रहा है। उनकी यह लास्ट अलार्म बेल है। सॉल्यूशन, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, वरना अगले 40-50 वर्ष में मुस्लिम बहुल भारत हो जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि ये आबादी वाला देश सिर्फ मुसलमान के लिए बना है? मुसलमानों के कारण ही बन रहा है। क्यों? हमारी घट रही है। हमारी घट रही है तो हमारा, अब मानो 140, 142 ही 2 करोड़ बढ़ी ना। हमारी घट रही है तो 2 करोड़ में हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? उनका ही होगा जो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, 2 से ज्यादा। इसलिए 142 करोड़ संख्या पहुंची, यह मुसलमानों के कारण है। हिंदू यह खतरा समझ ले, यह मुस्लिम मेजॉरिटी भारत बनने की दिशा है। हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। सुरक्षित रहने का एकमात्र रास्ता है तत्काल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। लेकिन कानून में जो प्रावधान है उससे क्या जनसंख्या घट सकती है? यस, यदि आपने कानून बनाया कि आज जो है इतने बच्चे हैं, अब उनमें 2 से ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको सरकारी अन्न नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, वोट नहीं डालने देंगे। कितने मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे? और फिर भी करेंगे तो जेल में भेज देंगे कि हमारा कानून का पालन नहीं करोगे, उनको आजीवन कारावास। कानून बनाना है ना, हम तो मेजोरिटी बना डालेंगे। हमारे कानून बनने के बाद 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा किए उनको आजीवन कारावास में डाल देंगे। उनको भारत को मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने का रास्ता हम नहीं देंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आप लोगों ने, दोनों ने लगभग एक साथ ही काम शुरू किया था। तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे, फिर भी आपने कहा कि सरकार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, वो प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उस दिशाओं में जाने में उनका थोड़ा हाथ बंधे हुए हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में रहने से हाथ बंध जाते हैं? मैं पॉलिटिक्स में गया नहीं हूँ, सरकार में, इसलिए सरकार में जाने के बाद हाथ बंध जाते हैं।
या हाथ में आर्मी और पुलिस और इकोनॉमिक्स का बड़ा पावर आ जाता है, इनका मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाऊंगा। मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं 6 महीने में डीएनए टेस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों से आसाम को मुक्त करवा देता। ये माँ कामाख्या देवी की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ, कोई मेरे हाथ नहीं बांध सकते, कोई मुझे रोक नहीं सकते। और मैं कानूनी प्रक्रिया से डीएनए टेस्ट मोस्ट मॉडर्न वेरीफाइड, जिनका वेरिफिकेशन न था उनके आइसोलेशन कैंप में भेज दो, पूरा आसाम खाली हो जाएगा। लेकिन इससे तो फिर से अशांति होगी, फिर से दंगे होंगे, फिर से रक्तपात होगा उसका। अच्छा नहीं, आपको 40 साल के बाद मुस्लिम बहुल भारत बनकर हर गांव में दंगे हो, वह मंजूर है। आज दंगे रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया कर रहे हो और छुटपुट दंगे होते हो, मंजूर नहीं। इसलिए आप बड़े दंगे की, हर गांव में दंगे की तैयारी कर रहे हो, ऐसा मेरा आप पर आरोप है। नहीं, हम तो नहीं कर रहे, बस हम आपसे सवाल पूछ मैं रहे हैं। आपको सवाल के आरोप लगा रहा हूँ कि ऐसा सवाल पूछने वाले 40-50 वर्षों के बाद हर गांव में दंगे करवा के हर जगह हिंदुओं को कत्ल करवाना चाहता है। नहीं वह यही प्रश्न वैसा पूछता हमारा है। कोई उद्देश्य नहीं है। तो अभी जो भी कानून हो। बना दो। आप प्रधानमंत्री से आपका बहुत पुराना ताल्लुकात है, अब कैसे संपर्क है आपके उनसे? प्रधानमंत्री है तो बहुत काम रहता है, बिजी रहते हैं, हम्म इसलिए हमारा दैनंदिन कोई संपर्क नहीं है। हम्म हम मीडिया में बोलते हैं, वह सुनते होंगे, और कभी हमने बोला है उसका उत्तर संसद में भी हमने सुना है। जैसे मैंने कहा कि सरकार में खाली नौकरियां भी भर दी जाए, पहली बार मैंने ही आवाज़ उठाई थी, और कुछ दिन बाद संसद में नरेंद्र भाई ने कहा कि जगह भर देनी चाहिए। तो लगता है कि हमारी आवाज़ कहीं कहीं सुन भी रहे होंगे। गुजरात सरकार से आपको सहायता मिलती है? मुझे कोई सरकार से विरोध नहीं है, न ममता बनर्जी की, न नवीन पटनायक की, या हेमंता बिश्व शर्मा की। किसी भी सरकार से मुझे विरोध नहीं है, किसी सरकार से मुझे तकलीफ नहीं है, और किसी सरकार से मुझे स्पेशल मदद नहीं है, और मुझे स्पेशल मदद नहीं चाहिए। मेरी मदद करने के लिए, मुझे खिलाने के लिए, सम्मान देने के लिए, माला पहनाने के लिए 100 करोड़ का हिंदू अपना दिल तैयार रखकर खड़ा रहता है। इसलिए मैं हिंदू समाज के सहयोग से संतुष्ट हूँ, मुझे और किसी का सहयोग नहीं चाहिए। अभी अगले 10 साल में आप भारत को कहाँ देखते हैं? अगले 10 साल में भारत की विकास की गति तो बनी रहेगी, और विकास की गति कुछ पिछले कई वर्षों से हम 10% ग्रोथ रेट पर भी चले गए थे, तो बनी रहेगी। चिंता यह है जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार का क्या है, महंगाई हम घटा पाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सस्ता दे पाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटा पाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे। ये थोड़े चिंता के विषय है। देश की गति तो बाकी मुद्दों पर ठीक जा रही है। अभी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आपको लगता है कि देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है? देश तो सुरक्षित है, देश को प्रश्न नहीं है। हिंदू सुरक्षित नहीं। बीजेपी सरकार में भी प्रश्न बीजेपी सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं है। कन्हैया को सर तन से जुदा किया ना उदयपुर में, पर कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो ही रहा है। श्रद्धा के दिल्ली में 35 टुकड़े हुए। तो देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनमें कांग्रेस भाजपा ये प्रश्न नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं है। और खतरा जिहादी मुसलमानों से ही हमें है, और हिंदुओं को यह सत्य आँख खोलकर स्वीकार करना है, मुसलमान जिहादी बोलने से भी डरना नहीं चाहिए। सरकार आपसे कभी सुझाव लेते हैं इन बारे में? नहीं, मैं उनमें कमेंट नहीं करूंगा। कभी बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट को मिलना होता है तो उनसे चर्चा होती है। मैंने ये पराली का मुद्दा निकला ना, पराली के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन, जी, मेरे पास टेक्निक है। पराली मानिए
खेत में चावल निकालने के बाद, गेहूं निकालने के बाद खेत में रत्ता जलाते हैं, मैं 15 दिन में उनका ऑर्गेनिक खाद नेचुरल पद्धति से बनाकर किसानों की समस्या का समाधान करके मुफ्त में खाद देने की टेक्निक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंस से जानता हूं, मैं राष्ट्रीय किसान परिषद से करवा रहा हूं, नहीं करवा रहा हूं। सरकार ये करती तो पराली का प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं होता, किसानों को मुफ्त में ऑर्गेनिक खाद मिलता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। এয়া আছিলে প্ৰবীণ টগাৰীয়া। তেখেতে বিভিন্ন কথা ক'লে আৰু স্বভাৱসুলভভাৱেই তেখেতে কিছু উত্তেজক কথাও কৈছে। আমাক ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে তেখেতে হিন্দুৰ হৈ যুদ্ধ কৰি যাব, কোনোবাই এই কথাত ভাল পাইছে, কোনোবাই এই কথাত বেয়া পাইছে, তেওঁৰ সেইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰা কথা নহয়। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে হিন্দুৰ জনসংখ্যা ভাৰতত বৰ্তমান সময়ত সংকটাপন্ন, গতিকে তেখেতে নিজৰ কামখিনি নিশ্চয় কৰি যাব। আগন্তুক সময় নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে প্ৰবীণ ভাই টগাৰীয়াৰ এইখিনি কথা বা এই ধৰণৰ কাৰ্যই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ হেছটেগৰ পৰা মানস পৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।